पॉलिटिकल साइंस में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, उसको कैसे करंट से लिंक करके पढ़ें। ये हमारी पहली क्लास थी। दूसरे क्लास में हमने देखा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, राजनीति विज्ञान क्या होता है, ये हमने डिटेल में जाना और उसको पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग विद्वानों ने कैसे देखा ये हमने देखा। ये हमारा सेकंड क्लास में था। थर्ड क्लास में जो हमने ये पढ़ा पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पहली बार पॉलिटिकल साइंस को किस रूप में देखा गया, बीच में कैसा था, आज कैसा और आने वाले फ्यूचर में कैसा होगा, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इसके अलग अलग नज़रिए क्या क्या हैं, विद्वान इसको किस किस रूप में पढ़ते हैं, जो थिंकर जिसको बोला जाता है वो इसको किस किस अप्रोच से देखते हैं। तो आज हम उनके जो मेन अप्रोच है उनको पढ़ने वाले हैं, मेजर अप्रोच जो कि पेपर में आता है ये हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपको क्वेश्चन दिया था, ये हमने उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो उसको लिखिए, पिछली क्लास पर जाकर देख सकते हैं। देखिए ये जो पहली अप्रोच है, ऐसे करके हम जो मेन अप्रोच है, ये 10-11 अप्रोच है, उनको हम जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको पढ़ने वाले हैं। यूपीएससी का सिलेबस उसमें सारा कवर हो जाता है। इसमें क्या रहेगा ना, जो पहली अप्रोच है इसका ये बोलती है कि हमें क्या करना है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जैसे कि नाम से ही पता लगता है संस्था। देखो हम फिर से पहली क्लास पर जाते हैं। हमारा पॉलिटिकल साइंस में सेंटर पॉइंट क्या है, हमारा केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु ये है कि मनुष्य का जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए, ह्यूमन लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए, ये है। इसी को लेकर हमने जो सिस्टम बनाया, इस जो सिस्टम को बनाया, जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो ये अप्रोच क्या बोलते हैं, ये अप्रोच बोलती है कि आप अच्छी से अच्छी संस्थाएं बनाइए। आप अगर सिस्टम अच्छा होगा तो क्या होगा, लोगों का कल्याण अपने आप होगा। अगर अच्छा सिस्टम होगा तो यानी उस सिस्टम में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम करेंगे तो लोगों का भला खुद हो जाएगा। और इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें विद्वान क्या पढ़ते हैं, जो थिंकर होते हैं वो इसमें पढ़ते हैं, उन इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करते हैं, उन संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ये देखते हैं कि कहीं एक संस्था दूसरे संस्था को ओवरलैप तो नहीं कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, जैसे संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं, जैसे यहाँ पर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं, लेजिस्लेचर का अध्ययन करते हैं, जुडिशरी का अध्ययन करते हैं। हम ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो अपने जजमेंट दे रहा है, क्या उस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर रहा है। क्या न्यायपालिका अपने फैसले सुनाते हुए, कई बार सुनने में आता है ना जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक अतिक्रियता, न्यायिक यानी कि संविधान जो न्यायपालिका वो फैसले किसके आधार पर सुनाती है, वो सुनाती है सही गलत का, यानी फैसला करती है वो सुनाती है संविधान के आधार पर, जो कि देश का सबसे बड़ा कानून माना जाता है, सर्वोच्च कानून माना जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन, उसके आधार पर सुनाती है। तो यहाँ पर ये देखते हैं वो संस्थाएं काम कैसे करती है, वो फैसले किसके आधार पर सुना रही है, और फैसले सुनाते हुए कहीं जैसे अभी देश में देखो कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था ना, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि नहीं सुप्रीम कोर्ट अपने जो सीमाएं हैं उनको वायलेट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को कैसे बोल सकता है कि आपको कितने महीने में बिल पारित करना है या नहीं। खूब ये जो तमिलनाडु का केस था उसको लेकर खूब चर्चा हुई थी कि तमिलनाडु में राज्यपाल को कितने दिन में पारित करना चाहिए बिल, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और सेम राष्ट्रपति को बोला था। तो बोले कि अच्छा आपका काम होता है सही गलत का फैसला करना, पर आप राष्ट्रपति को लेकर कैसे बोल सकते हैं, राज्यपाल को लेकर कैसे बोल सकते हैं, वो अलग संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग है, वो कार्यपालिका और विधायिका के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम सिस्टम को पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर अप्रोच ली जाती है कि उस सिस्टम का अध्ययन कैसे किया जाए, उस सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो पुरानी ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके जो विद्वान है, इसमें देखो, इसमें जैसे विद्वान भी कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जैसे डायसी है, इसके अलावा हम देखते हैं एरिस्टोटल है, सिसरो है, बेंथम, ये सब के सब इस पर फोकस करते हैं कि संस्थाएं अच्छी होंगी, संस्थाओं का अध्ययन करो तो देश अच्छा होगा। फिर इसके बाद क्या रहता है ना, यहाँ पर ये वही बातें बताई गई। इसके बाद एक दूसरी अप्रोच आती है, ये बोलते हैं नहीं सिस्टम का मत अध्ययन करो, सिस्टम का तो करो ही करो, पर इसके साथ यानी सिस्टम का यानी फोकस करो ही करो, पर इसके साथ जो मेन अध्ययन है
जो मेन स्टडी है सिस्टम को चाहे भले ही थोड़ा कम करो या उसको किनारे कर दो, जो हमें स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, सिस्टम को चलाने वाले लोगों की, सिस्टम के चलाने वाले जो सिस्टम चलाते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है, वो सिस्टम चलता कैसे है, ये नहीं है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सिस्टम का अध्ययन मत करो। ये मत देखो कि अलग अलग देशों में क्या उन्होंने पूरा सिस्टम बना दिया, क्या उन्होंने पूरी व्यवस्था बना दी कि हाँ, यानी कि जिस देश में अगर सिस्टम है वो देश अच्छा चल रहा है। पुरानी अप्रोच ये बोलती थी, यानी आपने सिस्टम अच्छा बना दिया तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये बोलती है आप ये देखो वो सिस्टम चल कैसे रहा है, आपने बना दिया वो काफ़ी नहीं है, वो रन कैसे कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इसलिए इसको बोला गया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। यानी ये बोल रही है कि वो जो सिस्टम जो आपने बनाया है ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ये इसकी बात करती हैं। ये दूसरी अप्रोच है। और ये क्या करती है, जैसे जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि ये है कंपेयरिंग हाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक विलेज पंचायत इन इंडिया वर्सेज टाउन हॉल इन यूएस परफॉर्म फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये बोल रहे हैं कि ये देखना है कि जैसे जैसे भारत की जो ग्राम पंचायत है ये अमेरिका से लिंक करके देखिए कि किसका सिस्टम ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, यानी वो सिस्टम रन कैसे कर रहा है और क्यों, यानी अलग अलग संस्थाओं का कंपेयर और देखा जाता है किसका ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, सिस्टम को चलाने वाले पार्ट का। पिछले वाले अप्रोच बोल रही है ये देखो स्ट्रक्चर यानी वो सिस्टम, उसका फंक्शन यानी वो व्यवहार में कैसे काम कर रहा है, ये उसकी बात कर रही है। और पिछले वाली जो अप्रोच है वो किसकी बात कर रही है, सिर्फ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी वो उस संस्था की बात कर रही है। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सिस्टम के अंदर वो संस्थाएं कौन कौन सी बनाई गई है, यानी कि वो सिस्टम कैसे बनाया गया, सिंपल बोला जाए। ये दोनों में अंतर है, यानी ये उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन है, ये बोल सकते हैं। इसका जो थिंकर है, इसके विद्वान है, ये है गैब्रियल अलाइमेंट है, इसके अलावा है ये है पावेल है, ये विद्वान प्रमुख हैं। इसको गैब्रियल आलमंड भी बोलते हैं, आमंड भी बोलते हैं। ये विद्वान है, ये बात करते हैं स्ट्रक्चर के को चलाने वाले पार्ट के बारे में। अगले जो अप्रोच आती है, जो नेक्स्ट अप्रोच है, ये क्या है, यानी एक नज़रिया। पहले वाले बोलते हैं सिस्टम अच्छा बना दो, उस अगर सिस्टम अच्छा बनेगा तो देश अच्छा होगा। दूसरा बोला है उस सिस्टम को ये देखो कि वो चल कैसे रहा है। दूसरे विद्वान उस यानी वो पढ़ने का नज़रिया उससे कि भाई इन चीज़ों को पढ़िए, कहने का ये है। जो तीसरी अप्रोच आती है यानी तीसरा उपागम आता है, यानी नहीं इसको ना पॉलिटिकल साइंस को ना इस एंगल से पढ़ना चाहिए, आप ये मान सकते हैं। ये जो तीसरे विद्वान है ये बोलते हैं कि क्या होता है, ये बात ही कर रहे हैं, ये सिस्टम अप्रोच की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम अप्रोच यानी व्यवस्था अप्रोच। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कोई भी देश है उसमें क्या रहेगा, जैसे इस ये देश के अंदर क्या होता है, यहाँ पर होता है इनपुट यानी आगत, यहाँ प्रोसेस होती है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है आउटपुट यानी निर्गत। इसमें क्या रहेगा, इसमें यानी कि आगत में क्या रहेगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सिस्टम की। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, राजनीतिक व्यवस्था की। और राजनीतिक व्यवस्था किन के आधार पर बात कर रही है, ये रहेगी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होगी, इसमें आती है मांगे, यानी मांग आएंगी, अलग अलग मांग आती है। मांग क्या होगी, हमें बेरोजगारी भत्ता चाहिए, हमें ये चाहिए, किसानों को क्या चाहिए, किसानों को सस्ता अनाज चाहिए, किसानों को क्या हुआ, किसानों की ऋण माफ़ी होनी चाहिए। अलग अलग अप्रोच आएंगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होने चाहिए, ये अप्रोच आएंगी। अलग अलग अप्रोच आएंगी, यानी अलग अलग समाज में मांगे उठती हैं कि जैसे अभी है ना एनटीए को लेकर चल रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर चलता है कि एनटीए में जो इस तरह हो रहा है, बार बार पेपर में डिस्टर्बेंस हो रही है, नीट का और बाकी में, ये क्या होता है, ये गलत हो रहा है। यानी समाज में मांगे उठने लगी, देश में करप्शन बढ़ रहा है तो देश की करप्शन को कैसे रोका जाए। अलग अलग सिस्टमों में अलग अलग मांगे उठने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये क्या है, ये है मांग, यानी ये काम किसका कर रही है, ये इनपुट का काम कर रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी यहाँ पर वो सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियाँ और अलग अलग चीज़ें हैं
ये सिस्टम है, ये सरकार है, ये क्या करती है, उन मांगों को प्रोसेस करती है। उनमें से क्या होगा, जैसे अलग अलग समूह होते हैं, उन मांगों को प्रोसेस करते हैं कि वो मांगे वहाँ तक पहुँचाई जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एक आउटपुट आता है। आउटपुट ये होता है, इनमें से कुछ मांगे मान ली जाती है। जैसे महिलाओं को लेकर है, महिलाओं की मांगे थी कि हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, हमारे हकों को दबाया जा रहा है, मांग थी, प्रोसेस हुआ, काफ़ी लंबे समय से उठ रही थी, आज से तो नहीं थी, तो कई दशकों से उठ रही थी, उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर मान ले गई। क्या हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, यानी उसका ये रिजल्ट आया। एजुकेशन को लेकर है, प्रोसेस हुआ, उसका मान लिया गया। क्या 50% रिजर्वेशन हुआ, अब ये है, यहाँ पर मान लो ये है कि बराबर है हक, यानी 50% प्रोसेस हुआ, मांगे कितना, 33, यानी यहाँ क्या है, क्या यही रिजल्ट निकला? जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमेशा सेम निकले, पर कुछ रिजल्ट निकला। कई बार ऐसा होता है, मांगे नहीं मानी जाती, कई बार मान ली जाती है। तो ये क्या है, यानी ये सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहा है कि इनपुट में क्या है, वैल्यू क्या है, जो मांगे हैं क्या है, तो ये आती है, इसमें प्रोसेस होती है और आउटपुट में क्या निकलता है। इसी सिस्टम के बारे में, इसके अलग अलग पार्ट के बारे में स्टडी की, किस तरह की मांगे होती है, कौन सी मानी जाती है, कैसे ये काम करता है, कैसे आउटपुट होता है, इस सब के बारे में अध्ययन करना, यही क्या होगा, सिस्टम अप्रोच होता है ना। दिस अप्रोच ट्रीट द पॉलिटिकल प्रोसेस एज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इनपुट, इनपुट यानी कि वो मांगे, एंड आउटपुट यानी कि वो जो आउटपुट है, दैट इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण के साथ वो इंटरेक्ट करता है। द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम बिकेम द डोमिनेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस आफ्टर 1950। ये क्या बोला, यानी इन्वायरमेंट के साथ ये बोल रहा है, इसमें जो यहाँ इन्वायरमेंट के साथ की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। जैसे मांग क्या आई, मांग ये आई कि देश में क्या करना चाहिए, देश में हर किसी को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। मांग उठी, भाई जो भी बेरोजगार सबको मिले, कितना मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए 10,000 रुपये। अब यहाँ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, क्या सरकार के पास इतने रुपए है कि हर किसी को 10,000 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दे? उसके आधार पर एक कंक्लूजन निकाला, नहीं इतना तो नहीं दे सकते, पर हम 1,000 रुपये तो दे सकते हैं। और फिर ये हुआ कि क्या हर किसी बेरोजगार को? नहीं, हर किसी बेरोजगार को तो नहीं दे सकते, हम कुछ स्पेसिफिक वर्ग को दे सकते हैं, जैसे दिव्यांग और बाकियों को दे सकते हैं कुछ ना कुछ सहायता, हम विडो को दे सकते हैं, हम बुजुर्गों को दे सकते हैं। इस तरह का ये प्रोसेस निकल के आया और उनको भी किसी न किसी रूप में, दूसरे रूप में हम सहायता दे सकते हैं। तो यहाँ क्या है, मांग क्या है, निकल के क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ। अगर हो सकता है, जैसे कई सारे वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ बेरोजगारी भत्ता तकरीबन जो सैलरी होती है उसका 70% के आसपास होता है, यानी जो पढ़ा लिखा है जिस लेवल तक, उसकी सैलरी का 70% तक होता है, उनके पास इतना पैसा है, तो यानी वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ प्रोसेस कर रहा है। तो ये है, इसको बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। और जो इसके परमानेंट थिंकर है, इसके जो प्रमुख चिंतक है इसमें, जैसे डेविड ईस्टन है, ये हैं इसके प्रमुख चिंतक। फिर अगला एक आता है, यहाँ पर क्या रहता है, ये बोलता है बिहेवियर अप्रोच। नहीं, सिस्टम को मत पढ़ो, वो पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ने का नहीं है, मांगों को मत पढ़ो, उनका कैसे प्रोसेस हो रहा है, लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हो किसके लिए रही है, वो काम तो सारा व्यक्ति के लिए हो रहा है, उसके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ये बोला है आप ना देखो, ये मत करो कि सिर्फ यहाँ पर एक क्या बोला, आप सिस्टम का पढ़ रहे हो भाई। पहला क्या बोला था, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कर रही थी, सिस्टम को पढ़ रहे हैं भाई, आप इस खाली सिस्टम को मत पढ़ो, खाली इसके प्रोसेस को मत पढ़ो। ये क्या बोला है, ये बोल रहा है कि जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं ना, आप उन लोगों को अब स्टडी करो। क्यों करो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये हुआ कि भाई जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे एरिस्टोटल से स्टार्ट हुई थी, अलग अलग विद्वानों ने उसको अपना, अब भी उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देखो, अप्रोच कोई भी ख़त्म नहीं हुई है, उसको देखने के नज़रिए है कि भाई अगर कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे कि इसको। सबसे पहले तो यही बात होती है ना, यानी पढ़ने के अलग अलग नज़रिया, कौन से जैसे PhD लेवल पर स्टडी करते हैं, आगे रिसर्च करते हैं, वो किस लेवल पर होते हैं, कौन विद्वान किस तरह देखते हैं, ये है। तो यहाँ पर जब बात हो रही है, ये बात कर रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच की, यानी जो सिस्टम को चला रहे हैं लोग, यानी जो सरकार के अंदर बैठे हैं लोग, जो हर जगह हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करो, पहली बात। इसके अलावा खाली उनका व्यवहार मत देखो, उसके आधार पर आकलन करो, और वो कैसे
लोग उस सिस्टम में आते कैसे हैं, यानी क्या होता है, लोगों का अध्ययन करो। जैसे हमने पहले भी बताया था, लोग किसी को वोट क्यों देते हैं, लोग जैसे जैसे आप नाजिज्म और फासिज्म की बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में हल्का सा हिंट दिया था, लोगों ने जर्मनी में हिटलर को वोट क्यों दिए, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था ना, अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर खूब सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, खूब सारा जर्मनी के ऊपर उसको तोड़ दिया, खूब सारे उसके एम्पायर था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आप देखेंगे जब हम IR में पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर क्या होता है, अमेरिका ने उसके ऊपर खूब सारी पाबंदियाँ लगा दी। जब पाबंदियाँ लगा दी और जर्मनी के लोगों ने उसको अपना अपमान माना, और जो सरकार उस समय थी उस सरकार को माना कि ये तो बिल्कुल बेकार सरकार है, और हिटलर ने उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और अमेरिका के खिलाफ और बाकी देशों के, अमेरिका और बाकी देश यानी कि जो पावर थे उन देशों के खिलाफ आवाज़ उठाई कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। लोगों की सिंपैथी किसको मिलने लगी, हिटलर को मिलने लगी, और जब हिटलर को सिंपैथी मिलने लगी और धीरे धीरे करके वो वहाँ का परमानेंट लीडर बन गया। उसके लिए उसके जब वोटिंग हुआ तो लोगों का व्यवहार कैसा है, यहाँ पर ये स्टडी की जा रही है, लोगों का व्यवहार कैसा है, किस जगह पर कैसे व्यवहार करते हैं। तो लोगों ने उसको वोट दिया, वो क्या हुआ, वो सिस्टम तो पहले से बना हुआ था, संविधान था जर्मन में, और वो क्या हो गया, वो जब सिस्टम में आया, जब संविधान के तहत वो चुन के आया, तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसने उस संविधान के प्रोविजन का ही प्रयोग करते हुए, संविधान के जो इमरजेंसी प्रोविजन उसी का प्रयोग करते हुए संविधान को ही ख़त्म कर दिया और डिक्टेटर बन गया। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, नाजियों ने खूब सारा ये हुआ, नाजीज़म आ गया और खूब सारे यहूदियों को मारा गया। ये क्या हो गया, ये सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस भी है, पर यहाँ पर ये हुआ कि लोगों ने यहाँ पर वोट क्यों देते हैं, लोग कब किसको देते हैं वोट, कैसे होता है, उनकी एक स्टडी करो, उनकी क्या करो, उनके चार्ट बनाओ, ये बनाओ, चार्ट बनाओ, डाटा का एनालाइज करो, और उसको कैसे करो, उसको इन्फ्लुएंस मत करो, ताकि एक जगह का व्यवहार हम दूसरी जगह देख सके कि दूसरी जगह भी लोगों ने किस सरकार को बनाया, क्यों बनाया यहाँ पर। और जो अप्रोच है ये है ना, जो बिहेवियरल अप्रोच है, इसमें क्या हुआ, इसमें इंटरलिंकिंग की बात की गई, इसमें ये बात की गई कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको इंटरलिंक करो। जैसे अगर हमें कोई स्टडी करनी है तो हम पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से नहीं देख सकते, क्या देश में आर्थिक इशू है तो इकोनॉमिकल इशू, इसके अलावा सोशल, यानी यहाँ इंटीग्रेशन की बात की गई, यहाँ चार्ट की बात की गई, एनालिसिस की बात की, कंप्यूटर की बात की गई, डाटा, इन सब चीज़ों की बात करते हुए वहाँ पर इसके साथ साथ इसको ये बनाने की कोशिश की गई कि ताकि हर चीज़ का इस तरह साइकोलॉजी की बात की, मनोविज्ञान की बात की, ताकि इसको साइंटिफिक बनाया जा सके और जो पहले जो गलत चीज़ें हुई हैं उनसे बचा जा सके या फ्यूचर की भविष्यवाणी की जा सके, ये कोशिश की गई। हुआ क्या पर इसका, डेविड ईस्टन से ये स्टार्ट हुई और रॉबर्ट डहल ये विद्वान थे। इसका हुआ क्या, इसका ये हुआ यहाँ पर साइंस बनाने के चक्कर में, और उसका यानी कि एक जगह जो निष्कर्ष निकले, फिर ये कोशिश की गई कि जो एक जगह जो सरकारें आई या लोगों ने जैसे वोटिंग दिया या जो पार्टियों ने, जो दल है उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, सेम चीज़ें दूसरी जगह रिपीट हो जाए, तीसरी जगह रिपीट हो जाए। ये क्यों, क्योंकि साइंस बनाएंगे तो हम उस चीज़ को मानेंगे जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता ना, वैल्यू, कोई चीज़ सुंदर क्यों है, हर किसी का अलग अलग नज़रिया है, ये इसलिए सुंदर लग रहा है या ये इसलिए सुंदर लग रही है। अब पैरामीटर आप उसको मापेंगे कैसे, तो इन हर ऐसी चीज़ों को यहाँ पर यानी वैल्यू को यहाँ पर किनारे लगा दिया गया। सुंदरता, जैसे गोरा काला है तो ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, उन चीज़ों को यहाँ किनारे लगा दिया गया। यहाँ पर सिर्फ जो सामने दिखाई दे रहा है उसी की ऊपर स्टडी की बात की गई है। ये यानी व्यवहार को पढ़ो, ये बातें की जा रही हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद निकली थी। उसी के विरोध में डेविड ईस्टन ने स्टार्ट की। डेविड ईस्टन ने अपना एक काफ़ी फेमस स्पीच देते हुए यहाँ पर बात किया, बोले कि देखो हमने ठीक है व्यवहार की बात की, कोई गलत नहीं है, उसी को फिर आगे इसको अपडेट किया या उसी के विरोध में आप मान सकते हैं ये आए। बोले कि जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, उनके व्यवहार के अध्ययन की बात करें, हमने वैल्यू को तो छोड़ दिया। जब हमने वैल्यू को छोड़ दिया तो हमारे सामने समस्याएं खूब सारी खड़ी हो गई, क्योंकि अमेरिका में विद्वान थे और अमेरिका में जब बात कर रहे थे तो बोले कि ये देखो हमारे सामने क्या है उस समय की, ये उस समय की बात है, देखिए कोल्ड वार के समय की। बोले कि हमारे सामने वियतनाम युद्ध है,
आज तक युद्ध घोषित नहीं किया गया, जबकि वहाँ पर अमेरिका सरकार का अच्छा खासा पैसा है। अमेरिका में सिविल वार होने को है, गृह युद्ध होने को है। अमेरिका में देखो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रंग भेद है, वहाँ पर गोरे काले के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था। वहाँ पर ये सारे इश्यूज थे, गरीबी थी, भुखमरी से लेकर, एक तरफ क्या है खूब सारे पैसे वाले हैं, दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। तो वो समस्याएं टैकल ही नहीं कर रहा है। क्यों? हम उसको साइंस बनाने के लिए पीछे चले गए, और हम लोगों के हम दूर रहकर वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो बोले फिर पॉलिटिकल साइंस का मतलब भी क्या रहता है? पॉलिटिकल साइंस तो एक सब्जेक्ट ऐसा है ना जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल यानी वो जो राजनीतिक सिस्टम है उसके थ्रू, इसलिए इसको मास्टर साइंस बोला गया है, यानी जो सिस्टम को कंट्रोल करता है और इसके थ्रू सारी समस्याओं का समाधान करता है। जब समस्याएं खत्म होंगी तभी तो लोगों का जीवन बेटर होगा। तो यही अप्रोच बात करती है जो जिसको बोलता है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, उत्तर व्यवहारवादी अप्रोच। ये क्या बोलती है? ये रिलीवेंसी की बात करती है, यानी प्रासंगिकता क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी रिलीवेंसी क्या है। क्या किसी पर्टिकुलर इश्यू को टैकल करेगा? क्या गरीबी को खत्म करेगा? क्या बेरोजगारी को खत्म करेगा? क्या इसके अलावा जो हमारे इन्वायरमेंटल के जो इश्यूज है, जो कंसर्न है, क्या ये दूर हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के उस पार्ट पर स्टडी करके? तो इसको किस तरह देखा जाए, इसको किस तरह पढ़ा जाए? तो ये बोलती है कि यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल साइंस को ऐसे पढ़ना है ताकि वो रिलीवेंसी रहे। यानी यहाँ पर ये बात करता है रिलीवेंसी की, यानी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि इन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो यहाँ पर इन समस्याओं वाले एंगल आ गए कि भाई हमें इसको इस नज़रिए से पढ़ना है ताकि वो समस्याएं दूर हो जाएं, और हमें सिर्फ डाटा पर नहीं फोकस करना है। ठीक है, वो जरूरी है, पर सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है। फिर एक और अप्रोच आती है, यानी वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि उस हिस्से की जहाँ समस्या है उनका भी अध्ययन करो। ये बोल रहा था पिछले वाले अप्रोच जो पोस्ट बिहेवियरल थी। फिर एक आती है मार्क्सवादी अप्रोच भी है। इसमें क्या बोलते हैं मार्क्सवादी अप्रोच? ये बोलते हैं ये ना जो पूरा सिस्टम है उसका अप्रोच का ना, ये पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, उसका जो स्टडी करते हैं, यानी पूरे सिस्टम का जो अध्ययन करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये बोलते हैं जैसे मार्क्स ने बोला है ना कि है और नोट, यानी एक वो है जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, एक वो है जिसके पास नहीं है, यानी वो द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद की बात करता है। तो वो ये अप्रोच भी कुछ ऐसी बातें करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, मार्क्सिज्म व्यू ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू द लेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म asserting that the economic base and the political superstructure the identify class struggle as the primary driver to political change। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो ऐतिहासिक भौतिकतावाद के नज़रिए से देखता है और ये मानता है कि जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, ये आर्थिक आधार ही कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करते हैं। यानी ये क्या बोल रहा है? यानी ये बोल रहा है सिस्टम में हमें ये देखना है पावर किसके पास है, यानी सिस्टम को हमें अगर स्टडी करना है तो उसको इस नज़रिए से पढ़ना चाहिए। हमें अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो उसको इस नज़रिए से पढ़ना चाहिए कि पैसे किसके पास जा रहे हैं, और वो पैसे किसके पास जा रहे हैं। जैसे अभी आप कई सारे डाटा देखते हैं ना, ऑक्सफोर्ड को डाटा देखेंगे कि टॉप 1% के पास, टॉप 10% के पास 60% संपत्ति है, 1% के पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है देश में। तो ये आप देखते हैं डाटा, तो इसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, कुछ ही वर्ग हैं जो सारे सिस्टम को चला रहे हैं। तो एक वो वर्ग है जो सिस्टम को चलाता है, पूरा सिस्टम उसके इशारे पर काम करता है, दूसरा वो है जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये बोला कि सिस्टम को इस नज़रिए से पढ़ोगे किसके पास आर्थिक संसाधन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और आर्थिक संसाधन कैसे डिसाइड करते हैं बाकी चीज़ों को। यही बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, आर्थिक आधार है, ये किसको है, ये राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो किस पार्टियों को फंडिंग करते हैं, और जो भी पार्टी किसी भी पार्टी को जो पावर में आते हैं वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, न कि उस मजदूर वर्ग के लिए। तो ये बोलता है, ये अप्रोच है, बोलते हैं इसको ना हमें इसी नज़रिए से स्टडी करना चाहिए। इसमें कार्ल मार्क्स है और ये है फ्रेडरिक एंजल हैं। तो ये विद्वान है, ये बोलते हैं। फिर इसी का आता है, ये बोलते हैं नियो मार्क्सिज्म, ये अप्रोच है, नव मार्क्सवादी अप्रोच। ये क्या बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि वो वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है, वो जो अप्रोच है वो बात करती है वर्ग संघर्ष की, क्लास स्ट्रगल की बात करती है। यानी ये बोलते हैं कि जो अमीर है ना वो कभी भी ना अपने पावर नहीं छोड़ेंगे, उनसे अगर पावर लेनी है, आम आदमी का भला करना, तो आम आदमी का यानी कि जो मजदूर है और जो लेबर क्लास है उनको अपना
हिचचाते तो वो क्लास स्ट्रगल की बात करते उनसे छीननी पड़ेगी पावर, ये करके है। और जो 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 सरकार आएगी उनको क्या करना चाहिए, उनको जो पावर है जो अमीर आदमी से छीन कर सब में बांट देनी चाहिए, संपत्ति से लेकर हर चीज़, वो उस तरह की बातें करते हैं और उसी नज़रिए से पढ़ने की बातें करते हैं। ये क्या होता है, जो नियम मार्क्सिस्ट अप्रोच है, इसमें जैसे ग्रामसी विद्वान हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक्सपेंड द ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट बाय एक्सप्लोरिंग कल्चरल हेजिमोनी, how the ruling class maintain power through the generated consent of civil society rather than just coercion। ये क्या बोलता है, ये बोलता है पारंपरिक मार्क्सवादी का विस्तार है और सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करता है। ये बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है ना, जो ये बोलता है कि अब जो नया सिस्टम है उसमें क्या कर रहे हैं ना, उसमें जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जो विचारधारा है, जो विचारधारा जैसे लिबरलिज्म है, जो यानी जो विचारधारा है, जो सोच अमीरों को फायदा करती है, उसी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है और जोर जबरदस्ती से नहीं। यानी ये क्या करता है, ये कल्चरली यानी लोगों के दिमाग को ही ऐसे प्रभावित कर रहा है कि इससे क्या हो रहा है, इससे वही विचार और वही कल्चर आगे बढ़ रहा है जो अमीरों का फायदा कर रहा है। ये बोल रहा है, ये अप्रोच है। ये ना स्कूल कॉलेज में सब में इसी तरह पढ़ाया जा रहा है। इसके है एंटोनियो ग्राम्सी है फेमस, इसके जो सबसे मेन जो थिंकर हैं ये है एंटोनियो ग्राम्सी। फिर अगला जो अप्रोच है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इसका नाम है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण है। इसमें यहाँ सबसे मेन बात किस चीज़ की हो रही है, सोशल एंड आइडियली कंस्ट्रक्टेड। ये बात कर रहा है जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स के जो फंडामेंटल है, यानी जो इसकी जो चीज़ें हैं ये सामाजिक और इसके अलावा क्या है ना, जो सामाजिक है और वैचारिक आधार पर निर्मित होती है। आप कभी भी आर्थिक और भौतिक आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है assert that the fundamental structure of politics are socially and ideally constructed rather than determined by material forces like ये है ना यहाँ पर मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। यानी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ें होती है ना ये किससे निर्धारित होती है, ये मिलिट्री पावर से नहीं निर्धारित होती है। अगर आप ये सोचेंगे किसी भी देश को आर्मी के दम पर हम उसको दबा लेंगे तो ये संभव नहीं है। आप मिलिट्री से, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, उसको एक लंबे समय तक नहीं वो कर सकेगा। जैसे अमेरिका ने मिलिट्री के दम पर अफगानिस्तान में करने की कोशिश की, लंबे समय तक उसको नहीं रोक पाया, एक समय के बाद उसको छोड़ना पड़ा। वियतनाम में कोशिश की, सेम काफ़ी देशों के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेम दूसरा क्या होगा, अगर हम उसको आर्थिक रूप से उसको कैप्चर कर ले, जैसे अंग्रेजों ने भारत को कोशिश की मिलिट्री और इसके अलावा इकोनॉमिकली, पर क्या हुआ, लास्ट में अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो संरचनाएं हैं ना वो सामाजिक और वैचारिक रूप से, जब सोशली और वैचारिक रूप से जब सेम होंगी तभी वहाँ पर वो सिस्टम काम करता है। तो ये बात करता है कि रचनावाद का दावा है राजनीति की मूलभूत संरचनाएं सामाजिक और वैचारिक आधार पर निर्मित होती है, न कि आर्थिक और सैन्य आधार पर। जैसे इसमें वैचारिक आधार पर आप देखना बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी को ना ये देखना यहाँ पर क्या है, जब कोल्ड वार चल रहा था तो जर्मनी को क्या किया गया ना, बीच से ऐसे दीवार खींच दी थी कि इधर यूएसएसआर है, इधर हम देखते हैं, इधर जो फ्रेंडली नेशन है ना वो थे, उनमें से विशेषकर जैसे हम देखते हैं अमेरिका, मान लो अमेरिका था। तो यहाँ पर क्या हो गया 1990 में, क्योंकि वैचारिक आधार पर तो ईस्ट और वेस्ट, जैसे देश में भी कोई बीच में दीवार खींच दे तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या रहता है, ईस्ट और वेस्ट जर्मन एक थे, उस दीवार को गिरा दिया गया। यानी जो पॉलिटिकल फाउंडेशन है वैचारिक आधार पर हुआ, यहाँ पर ये बात हो रही है। इसके अलावा सोशल यानी संस्कृति जहाँ एक जैसी होगी वहाँ पर कई बार उसको जैसे आप देखेंगे ना, अफ्रीका के कई सारे देश हैं जो टूटे फिर बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो अफ्रीका है ना, इसके ऊपर देखो ये जो पॉलिटिकल जो लाइनें हैं ये यूरोप में खींची गई हैं। यूरोप में बैठकर वो आगे पढ़ने का पार्ट है, वहाँ बैठकर जब वहाँ पर ये खींच दी कि ये हिस्सा आपका, ये मेरा, नीचे जाकर ग्राउंड लेवल पर देखा ही नहीं कि
इस हिस्से में कौन सी ट्राइब आती है, कौन सी नहीं आती। आप बलूचिस्तान का देख लो, बलूचिस्तान का क्या मुद्दा है, यही तो है ना। बलूचिस्तान में जो बलूच हैं, कुछ तो किस में है, कुछ हल्के से अफ़गानिस्तान में आते हैं, हल्के से आते हैं ईरान में आते हैं, हल्के से काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर आता है पाकिस्तान में, इसलिए सरकार के खिलाफ है और ये सोच रहे हैं कि हमारा एक अलग से टेरिटरी बने। ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं आप किसी भी चीज़ जो डिसाइड करते हैं यहाँ पर बोल रहे हैं जो राजनीति है ना, जो सिस्टम को डिसाइड करते हैं, ये मिलिट्री और ये नहीं डिसाइड करते। जो चीज़ें डिसाइड करते ये हैं कि उनका आदर्शवाद, उनका आइडियलिज्म, और इसके अलावा जो सोशल जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है। तो हमें स्टडी उनकी करनी चाहिए, ये बोल रही है अप्रोच। तो अगला जो है, अगला है इसमें है फेमिनिस्ट अप्रोच है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोलते हैं कि हमें जो स्टडी करनी चाहिए ना, ये नारीवादी दृष्टिकोण से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, अब तक जो हिस्ट्री लिखी गई है ये क्या है, ये मेल डोमिनेटिंग हिस्ट्री है। और मेल डोमिनेटिंग हिस्ट्री है, इसमें जो पुरुष हैं, जो मेल है, उनके जो पूरा इतिहास है, पूरा पॉलिटिक्स है, सब चीज़ें मेल डोमिनेटिंग है, उसमें उन्हीं की चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है। फीमेल के अधिकारों की बात की नहीं गई, फीमेल को लेकर कुछ बातें नहीं की गई। जैसे इसी को लेकर क्वेश्चन भी आया हुआ है, यूपीएससी में क्वेश्चन है ना, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल क्या है यहाँ पर, पर्सनल है जैसे घरेलू हिंसा। अगर कोई व्यक्ति किसी महिलाओं के खिलाफ पर्सनल घरेलू हिंसा करता है तो यानी पूरी सोसाइटी में ये कंसर्निंग बात है। यानी आज एक कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तो यानी उसको लेकर कानून बनाया गया, महिलाओं के अधिकार को लेकर कानून बनाया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बात यही कर रहा है कि फेमिनिस्ट अप्रोच यानी महिलाओं को लेकर स्टडी करना, महिलाओं के अधिकारों की बात करना, महिलाओं के अलग अलग डायमेंशन की बात करना, यहाँ उनके बारे में बात की जा रही है। इसके जो थिंकर हैं ये हैं इनके थिंकर जे.एन. टिकर हैं, ये हैं। इसके अलावा ये सिमोन द बाउआर है, ये इनके फेमस थिंकर हैं। अगली जो अप्रोच आती है फेमिनिस्ट के अलावा, ये अगली अप्रोच है, ये बोलते हैं रेशनल चॉइस थ्योरी, बोलते हैं तार्किक चुनाव सिद्धांत। ये अप्रोच बात करती है कि लोग किस चीज़ का चुनाव करते हैं, लोग अपना फ़ायदा खुद देख लेते हैं, लोग लॉजिक की बात करते हैं। जो व्यक्ति होते हैं ना वो लॉजिक की बात करते हैं, कहाँ उसको फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, ये देख लेते हैं। और जहाँ पर उनको ज़्यादा फायदा होता है ना वो वही काम करते हैं। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करती हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने जो मैनिफेस्टो होते हैं, मैनिफेस्टो में क्या करती हैं, मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वायदे करती हैं। हम आपको अगर हम बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपको वाईफाई फ्री देंगे, हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे, हम आपको हर जो युवा है उसको हम क्या देंगे, हम उसको रोजगार देंगे, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। ये जो भी हम बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबको रोजगार दे देंगे। तो लोग देखते हैं युवाओं को रोजगार मिलेंगे, हर युवा को दिखता है कि उसका बेनिफिट है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ यही बात करती है जो रैशनल अप्रोच है कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति रैशनल है और वो अपना फ़ायदा नुकसान जानता है और वो उसी के आधार पर काम करता है। यही बातें कर रहे हैं। ये क्या है, इसमें है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इकोनॉमिस्ट, यानी इकोनॉमिस्ट से है। दिस अप्रोच यूज मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म टू मॉडल बिहेवियर एज्यूमिंग इंडिविजुअल एज सेल्फ इंटरेस्टेड। वो बोलता है हर व्यक्ति अपना हित चाहता है। रैशनल एक्टर वो अपना सही गलत सोच सकता है। हु परफॉर्म कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेलफेयर, यानी हर व्यक्ति अपना हित जानता है और वो अपने हित के बारे में सोच सकता है और अपने हित को मैक्सिम करने के लिए वो काम करता है। अगर कोई सरकार ये बोले कि हम आएंगे तो सबको जेल में डाल देंगे, उसको कोई नहीं देगा वोट। हम आएंगे तो सबको क्या करेंगे, सबके रोजगार छीन लेंगे, उसको कोई नहीं देगा, क्योंकि व्यक्ति को पता है ना ये कैसी है, ये क्या कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है, व्यक्ति को पता है कौन उसका अच्छा करेगा। ये अप्रोच है। तो इसके जो थिंकर है ये है मैनकोर आल्सन है, ये इसके फेमस थिंकर हैं। इसके अलावा जैसे गैरी बेकर है, ये थिंकर हैं। तो ये यही बोलता है। फिर एक अगली अप्रोच आती है, इसको बोलते हैं एलिट अप्रोच है। इसमें क्या होता है, अभिजनवादी अप्रोच है। यहाँ पर क्या होता है, यानी ये मैं अलग अलग डायमेंशन बोल रहा हूँ जिससे पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की जाती है। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं जो सिस्टम है ना,
सब नहीं चलाते। सिस्टम को तो मुट्ठी भर लोग हैं वही चलाते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ऊपर के गिने चुने 50 उद्योगपति हैं वही हर पार्टी को फंडिंग करते हैं और कोई भी सरकार आ जाए उन्हीं के लिए काम करते हैं। जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, यही होगा ना, वो आ गया ना अंबानी, अडानी। इसके अलावा जो बाकी और उद्योगपति हैं, सेम अमेरिका में, सेम चीन में, सेम यूरोप में, हर जगह संसार में ऐसा ही है। ये अप्रोच यही बोलती है, ये बोलते हैं एलिटिस्ट अप्रोच। द अप्रोच आर्ग्यू दैट पावर इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी द एलिट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फॉर्मर गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी। ये बोल रहा है कि चाहे डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है, यानी कि तानाशाही है, हमेशा पावर तो उस गिने चुने एलिट वर्ग में ही रही है, या तो वो अमीर है या फिर उन एलिट क्लास के परिवार में पैदा हुए हैं, जैसे जज हो गए या फिर आपने देखा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप देखेंगे कि गांधी परिवार लगा लो, ये इसके अलावा आप देखें लोकल लेवल पर लगा लो, लोकल लेवल पर जैसे जो लोकल पार्टियां होती हैं वहाँ पर क्या रहेगा, पिता भी क्या है, पिता भी पॉलिटिक्स में मिनिस्टर, सीएम, उसका बेटा भी, फिर उसके अलावा उसका भी। तो कुछ गिने चुने परिवार में सेम पॉलिटिकल फैमिली है, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली है, उसका पिता भी सेक्रेटरी, वो भी सेक्रेटरी, दादा भी सेक्रेटरी, आने वाली पीढ़ियाँ भी ऑफिसर, सेम जुडिशरी में, सेम आप ये लगा लो कि जो पूंजीपति है सेम उनमें। तो ये जो गिने चुने एलिट वर्ग है वही पूरे देश को चला रहा है, वही अपने फेवर में पॉलिसियाँ बना रहा है। ये बोल रहे हैं कि पावर वहाँ पर है। इसके जो थिंकर हैं ये हैं पेरेटो हैं, और इसके अलावा मोस्का है, ये मेन थिंकर है। और जो रॉबर्ट माइकल हैं, जो रॉबर्ट मिस्चेल हैं, सॉरी, ये बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये बोलते हैं अल्पतंत्र का लो नियम, ये इसको लेकर है, ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है विजनवादी अप्रोच। अब सबसे यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, ये अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग नज़रिए हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम किस नज़रिए से पढ़ें। एक विद्वान बोलता है जैसे कि नहीं हमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं स्ट्रक्चर के साथ हमें ये देखना चाहिए कि वो काम कैसे कर रहा है, तीसरा बोलता है हमें उस सिस्टम को पढ़ना चाहिए, चौथा बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो पॉलिटिकल साइंस है उसको वुमेन के नज़रिए से देखना चाहिए, पांचवा बोलता है नहीं हमें ये देखना चाहिए कि जो इकोनॉमिकल पावर है वो किस किस के पास है और वो कैसे कैसे बदल रही है और वो कैसे सब तक पहुँचे। पांचवा बोलता है नहीं जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, एलिट वर्ग है, हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। एक बोलता है हमें लोगों के व्यवहार के बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो अलग अलग अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग नज़रिए से देखती हैं, और विद्वान सब के नज़रिए से, कोई किसी नज़रिए से स्टडी करता है, कोई किसी नज़रिए से करता है। ये थी पॉलिटिकल साइंस की अलग अलग अप्रोच, उसको देखने के नज़रिए। फिर इसके बाद आगे आता है कि क्या पॉलिटिकल साइंस, हम बार बार बोल रहे हैं, क्या ये राजनीति विज्ञान है या राजनीति शास्त्र है। तो यहाँ पर बात आती है क्या ये साइंस है या आर्ट है। तो देखिए अगर हम इसको साइंस के रूप में देखते हैं, अगर प्योर फिजिक्स जैसी साइंस के रूप में देखेंगे तो बिल्कुल साइंस नहीं है। हाँ, पर इसमें काफ़ी, जैसे बिहेवियरलिज्म में बात हो रही थी, व्यवहारवाद में काफ़ी जो हम थिंकर वाला पार्ट पढ़ते हैं, जो हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं चाहे वो इंडिया में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे वो चाइना में है, या फिर किसी साउथ अफ्रीका या किसी भी देश में है, एक जो सिद्धांत है, जैसे जैसे हम अगर उदारवाद लेकर आते हैं, अगर हम लिबरलिज्म लेकर आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, वो चाहे किसी भी देश में हो तो वो होता है। तो जो ये जो सिद्धांत है, सेम जो काफ़ी सिद्धांत ऐसे हैं जो हमने प्रैक्टिकल बेस पर बनाए गए हैं, जहाँ पर हम किसका स्टडी करते हैं, जो बिहेवियरलिज्म के टाइम पर बने हैं, और जिनमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोग जब इस तरह के वायदे किए जाते तो लोग ऐसे वोटिंग देते हैं, जब इस तरह की बातें होती तो ऐसा व्यवहार होता है लोगों का। तो उसमें क्या किया गया, उसमें प्रैक्टिकली हर जगह स्टडी कर करके देखा गया, लगभग वही रिजल्ट निकला। यानी यहाँ पर अनुभव आधारित अध्ययन किया गया, यहाँ उस मेथोडोलॉजी की स्टडी की, उस मेथोडोलॉजी के आधार पर कंक्लूजन निकाले गए और लगभग सेम निकले, सेम कंडीशन में, चाहे कोई भी देश है। तो जब इस पार्ट को हम देखते तो हमें ये दिखाई देता है
बिल्कुल पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल है ये एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इसलिए बोला जाता है। वहीं पर हम ये देखते हैं सेम सिस्टम काम कर रहा है, सेम सिस्टम इंडिया पाकिस्तान सेम आज़ाद हुए, पाकिस्तान आज कहाँ है, इंडिया कहाँ है, दोनों में डेमोक्रेसी थी और दोनों में डेमोक्रेसी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सेम चीज़ें क्या हुआ, सिस्टम सेम काम कर रहा है पर क्या होगा, हर चीज़ सेम है पर क्या होगा, रिजल्ट अलग अलग निकले। यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर ये बात आ गई कि लोग भी लगभग वही हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग कोई मार से आ गए, उसी का एक हिस्सा ऐसा काम कर रहा है, एक ऐसे काम कर रहा था। यहाँ पर ये बात आ गई, ये क्या है, ये आर्ट है, यानी उस सिस्टम सेम है, सिस्टम को चलाने वालों के ऊपर निर्भर करता है और कोई कितनी एफिशिएंसी से चलाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही बात की थी कि सिस्टम, संविधान कितना ही अच्छा, उसको चलाने वालों पर निर्भर करता है। तो ये जब इस वाले पार्ट के बारे में हम देखते तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम रिजल्ट तो नहीं निकल रहे, ये एक आर्ट है, ये हम बात करते हैं। पर अगर हम देखें तो हम एक कंक्लूजन के रूप में ये मानेंगे, आप ये मान सकते हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है साइंस भी आर्ट भी, ऐसे नहीं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जो ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए है और इसका काफ़ी हिस्सा जो थ्योरी वाला है ये साइंस की तरफ जा रहा है। पर ये अगर हम इसको भौतिक विज्ञान से तुलना करें तो उस तरह का साइंस नहीं है जैसे भौतिक में होता है, जैसे कि फिजिक्स में होता है। हाँ बिल्कुल इसमें सिद्धांत है, इसका सिद्धांत वाला पार्ट साइंस है। बाकी ये जो साइंस है, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो सोशल साइंस है जिसमें कि राजनीति विज्ञान आते हैं, इनकी खूबसूरती यही होती है कि क्योंकि इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। और मानव का अध्ययन कैसे होता है, हर परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार बदलता रहता है। तो इसका जो व्यवहार वाला पार्ट है, जो इसको जो अप्लाई करने वाला पार्ट है, इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो साइंस नहीं है, जो आर्ट की फॉर्म में आता है। यानी अच्छा नेता आता है तो उसको आगे बढ़ाता है। सिस्टम को चलाने वाले लोग अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह काम करते हैं। तो यानी ये साइंस भी है और आर्ट भी है, इसका मिला जुला रूप है, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये था हमारा, ये साइंस है या आर्ट है। यहाँ तक हमारे यूनिट 1 होती है यूपीएससी वाले। तो अब हम ये देखते हैं इसको लेकर क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो आपने कुछ क्वेश्चन लिखना। देखो हमारे पास जो ये किताब है ना, ये क्या है, ये है, इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं ये हिंदी में लिखे हैं। आप हिंदी इंग्लिश में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदी में लिखे हैं या इंग्लिश में। मैं कुछ क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ, आप इनको लिख के लाइएगा। जो आपको पढ़ाया है इसी 2-3 जो क्लास है इन्हीं से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है मैं लिखता जाऊँगा, आप लिखना इनका। ये आया है व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था उपागम, ये कमेंट के रूप में आया है। ये आया है यूपीएससी में 2022 में आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये आप शॉर्ट में लिखिए, इसको डिटेल में नहीं लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका आगे भी ये रहेगा, पर यहाँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। राजनीतिक थ्योरी का ये आया है 2019 में। देखो नहीं आ रहे तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप बता देंगे इसमें क्या क्या आएगा, हमारा काम है। और देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, जब माइकल फूको और ये पढ़ाए थे, ये वहाँ से क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन। तो इसके अलावा है ना, इसके अलावा है उत्तर व्यवहारवादी उपागम, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। ये मैं अभी आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे ना तब लिख सकते हैं। अगला है उत्तर
इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, ये मैंने आपको करवा दिया, ये आया था 2016 में। ये कमेंट वाले हैं, याद रखना, ये जो पहला क्वेश्चन आता है ना ये उसमें है, तो आप इनको लिखिए। इसके अलावा है देखो, इसको अगर लिखना चाहे ना तो यहाँ लिख सकते हैं। ये अगला है क्वेश्चन 1 2 3 4। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है ये मैंने अभी आपको करवाया भी है, ये आया था 2013 में। देखो ये आपके ना पिछली 2-3 क्लास हैं, सब में ये क्वेश्चन हो रहे हैं। ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। ये आया था क्वेश्चन 2011 में। देखो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो पढ़ाए जा रहे हैं ना उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। देखो ये क्वेश्चन वो है मैकियावेली वाला, वो बाद में करेंगे क्योंकि मैकियावेली वाले वहाँ पर रहेगा, जब हम थिंकर को पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, हम डिटेल में उसको बता देंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको करके आएंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और देखो हम क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चन आए हैं ये तो करने ही करने हैं, आप ना उसको एकदम करंट से लिंक करके पढ़िएगा, क्योंकि आयोग का यही ट्रेंड है। आयोग ये नहीं चाहता कि एकदम रटे रटाई क्वेश्चन करके आ जाए। हमारा मतलब है कि कंसेप्ट क्लियर हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ठीक है। आयोग चाहता है ना भाई आप अच्छे से पढ़ के आएँ, तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं और इसमें याद रखना, हाँ जो क्वेश्चन करते हुए दो चीज़ ध्यान रखना, आपको थिंकर कोट करने हैं और करंट के एग्जाम्पल जरूर कोट करने हैं। अगर आपने थिंकर या करंट के एग्जाम्पल यानी करंट से लिंक करके नहीं लिखा
तो फिर आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें आप कीजिए। और ठीक है, अब देख कर लिखिए, हम ये नहीं बोल रहे आप देख कर मत लिखिए, देख कर लिखिए, सीखेंगे ना वो तो आपको आगे जो टेस्ट चलेंगे उनमें टेस्ट सीरीज रहेगी और बाकी रहेगा, तो वहाँ पर आपको बगैर देखे लिखने हैं, आयोग में भी बगैर देख के लिखने, पर स्टार्टिंग फेज है तो अभी आप सीखेंगे, देख कर लिखिए, ताकि आपने जो पढ़ा है ना इसका आपको ये पता लगे कि इसको किस एंगल से आयोग में लिखना होता है, ये रहेगा। ठीक है, चाहे आप अपने क्लास नोट्स का यूज कीजिए या कोई और चाहे बुक्स का यूज कीजिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा ना आप उसको पढ़ के आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल, क्योंकि हम बार बार क्या हो रहा है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, हम स्टेट की बात करेंगे, राज्य क्या है। हमने बार बार पहले, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं ना कि भाई देश यानी व्यक्ति रहेगा कहाँ पर, ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए जो पहली बात की गई वो किसके बारे में की गई थी, एक स्टेट की बात की गई थी कि स्टेट अगर अच्छा है तो अच्छा व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा, स्टेट अच्छा नहीं है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं होगा, वो स्टेट क्या है। और यहाँ पर कल हम बात करेंगे नेशन, स्टेट, कंट्री, नेशन यानी देश, स्टेट यानी राज्य है, और कंट्री, और इन सब चीज़ों में क्या क्या अंतर होता है ये हम कल डिटेल में थोड़ा बात करेंगे।